हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास ढिल्लो। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। प्रीवियस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। Charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one object to another object. कि हम चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बस इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और चार्ज को ट्रांसफर करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। फर्स्ट वन इज अ कंडक्शन, सेकेंड वन इज अ फ्रिक्शन, एंड अदर नेम इज आल्सो नोन एज अ रबिंग, एंड द लास्ट वन इज अ इंडक्शन। Conduction, friction and rubbing, and third one is a induction. These are three methods to transfer of charge. Now we are discuss about first method is the conduction. कंडक्शन मेथड में हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कंडीशन चार्ज ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो अनचार्ज्ड होगा और कंडक्टर रहेगा। ये भी ध्यान में रहे कि वो ऑब्जेक्ट कंडक्टर होगा। जब हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट यानी कंडक्टर से टच करवाते हैं तो वो चार्ज उस कंडक्टर के अंदर फ्लो हो जाते हैं। दैट मेथड इज नोन एज अ कंडक्शन। चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी कंडक्टर से कनेक्ट करना और वो चार्ज का फ्लो उस कंडक्टर से हो जाना, इस मेथड को कंडक्शन मेथड कहते हैं। The second one is known as a rubbing. Rubbing or frictional method. As the name indicate, rubbing or frictional mean two object को rub करना एक दूसरे के साथ। जब दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ हम रब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक हमने एक चैप्टर टॉपिक के अंदर पढ़ा भी था, स्ट्रॉ और पेपर। या हम ले सकते हैं एबोनॉइड रोड, सिल्क रोड। प्लास्टिक स्केल हेयर। जो कॉमनली मेथड आप कर सकते हो, स्ट्रॉ, पेपर या प्लास्टिक स्केल या हेयर। ध्यान रहे इस दोनों में जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट इंसुलेटर होने चाहिए ताकि चार्ज उनके ऊपर स्टे कर सके। जब हम स्ट्रॉ को पेपर को रब करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएंगे। एबोनॉइड रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो दोनों चार्ज हो जाएंगे। प्लास्टिक स्केल या हेयर को रब करेंगे तो दोनों चार्ज हो जाएंगे। ध्यान रहे कि जो चार्ज है वो नेचर में अपोजिट रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे स्ट्रॉ है, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो पेपर के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से और उतनी ही अमाउंट में, जितनी अमाउंट में पॉजिटिव आता है उतनी ही अमाउंट में नेगेटिव आएगा। क्लियर? ऐसे ही एबोनॉइड रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ जब हम रब करते हैं तो इस पर जितनी अमाउंट चार्ज की रहेगी उससे अपोजिट नेचर का चार्ज इसके ऊपर रहेगा उतनी ही अमाउंट में, यानी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेंगे। प्लास्टिक स्केल या कॉम भी ले सकते हैं हम, यहाँ कॉम, उसको हेयर के साथ रब करते हैं तो भी उतनी ही अमाउंट में, मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव आता है तो उतनी ही अमाउंट में यहाँ नेगेटिव प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेंगे। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा मैटर ऑब्जेक्ट एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन जो टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैं आपको बताता हूं कि रबिंग मेथड में कि चार्ज ट्रांसफर हुए हैं, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ प्रोड्यूस हुए, ट्रांसफर हुए हैं उतनी ही अमाउंट में। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एटम को लेता हूं, लाइक Na को लेता हूं, सोडियम Cl, सोडियम एटॉमिक नंबर 11,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। क्लोरीन स्टार्टिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17। या आप कोई और ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, हमें पता कोई भी ऑब्जेक्ट वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई भी हम ले सकते हैं। हमने ये दो लिए हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है। मान लीजिए हमने इन दोनों को रब किया है, तो रब करने के बाद यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है यहां पर। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितने रह गए 10, प्रोटॉन 11, और यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 और प्रोटॉन 17। तो अब ओवरऑल चार्ज की यहां बात करें, ओवरऑल चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव 11, नेगेटिव 10, तो 1 पॉजिटिव। और यहाँ ओवरऑल नेगेटिव की चार्ज की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव 17, नेगेटिव 18, -1। मतलब उतनी अमाउंट में पॉजिटिव, उतनी ही अमाउंट में नेगेटिव, ये चार्ज ट्रांसफर हुए हैं। और इससे पहले भी वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, और रबिंग या फ्रिक्शन के बाद भी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि टोटल अमाउंट अगर इनको काउंट करें और यहाँ भी टोटल अमाउंट काउंट करें तो वो इक्वल हो जाती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह जाएंगे। तो लास्ट वन मेथड इज नोन एज अ इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड में वन ऑब्जेक्ट चार्ज और जो सेकंड ऑब्जेक्ट रहेगा हमारे पास वो अनचार्ज होना चाहिए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट चार्ज और सेकंड ऑब्जेक्ट यहां अनचार्ज रहेगा। क्लियर? अब आप ये कहोगे कि जो हमने कंडक्शन मेथड किया था उसमें भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट चार्ज था और सेकंड ऑब्जेक्ट अनचार्ज था, लेकिन वहां क्या था कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट चार्ज था, सेकंड ऑब्जेक्ट अनचार्ज था, लेकिन सेकंड वहां कंडक्टर था, यहाँ इंसुलेटर रहेगा। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस ये है कि जो कंडक्शन मेथड है उसमें हम उन दोनों को फिजिकली टच करवाना है। कंडक्शन मेथड में हमने दोनों मटेरियल को, चार्ज वाले को अनचार्ज वाले को फिजिकली टच करवाना है, लेकिन यहाँ हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ उन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हम उसको पास लेकर आएंगे लेकिन फिजिकली उसको टच नहीं करवाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट के पास जो चार्ज है उसके ठीक अपोजिट नेचर के चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हम सेकंड ऑब्जेक्ट या मटेरियल इसके पास लेकर आते हैं, हम इसे टच नहीं करवाएंगे, पास लेकर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो इसके अंदर है जो नेगेटिव चार्ज है वो कलेक्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर एक अट्रैक्शन का केस प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर? ये भी इंसुलेटर रहेगा और ये भी इंसुलेटर रहेगा। कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर सकते हैं, लेकिन चार्ज जब स्टे रहेंगे तो वो क्या रहेंगे? इंसुलेटर रहेंगे। इसके एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्ब है या कोई प्लास्टिक स्केल है, हमने उसको अपने बालों के साथ रगड़ा, रब करते हैं, और उसको कॉम्ब को जब हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो वो उसको ट्रैक कर लेता है। अब देखो हमने रबिंग की है हेयर और कॉम्ब के बीच में, रबिंग जो हुई है हेयर और कॉम्ब के बीच में हुई है, लेकिन वो अट्रैक्ट करता है किसको? पेपर को। वो अट्रैक्ट करता है पेपर को, पीसीज ऑफ पेपर को वो अट्रैक्ट करता है, जबकि रबिंग हुई है कॉम्ब के बीच में और हेयर के बीच में। तो अब यहां हमने देखा कि जिसको हमने रब नहीं किया उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इसका मतलब ये हुआ, या कौन सा मेथड अप्लाई हुआ? इंडक्शन मेथड अप्लाई हुआ है, जिसकी वजह से पेपर के ऊपर जो अपोजिट नेचर का चार्ज है वो क्रिएट हुआ और उसने उस पेपर के पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। तो दैट मेथड इज नोन एज अ इंडक्शन मेथड। ऐसा केस और भी हमने देखा हुआ है, जैसे कि बरसात के टाइम पर बिजली गिरती है, जो क्लाउड होते हैं उसका बेस जब किसी हाई रेज बिल्डिंग है, टावर है या कोई भी स्ट्रक्चर है उसके पास से गुजरता है, तो उन दोनों के बीच में अपोजिट नेचर के चार्ज क्रिएट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। दीज थ्री मेथड्स आर ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस: कंडक्शन, इंडक्शन एंड रबिंग। कई बार क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है, कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है तो उसका श्योर टेस्ट कौन सा है? तो आप क्या लिखोगे उसके लिए
कि रिपल्सन is a sure test to detect presence of charge. Repulsion is a sure test for presence of charge. ये हम कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो चार्ज्ड है, दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी चार्ज्ड है। एक ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास अनचार्ज्ड है। ध्यान दीजिए, तो ऑब्जेक्ट दोनों ही चार्ज्ड हैं। फिर सेकंड केस, एक चार्ज्ड है और एक अनचार्ज्ड है। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो यहाँ अट्रैक्शन अप्लाई होगा। क्लियर? अब अट्रैक्शन अप्लाई होता है तो इसका मतलब दोनों चार्ज्ड है। लेकिन इस केस में जब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो भी अट्रैक्शन होता है, तो इसका मतलब ये भी चार्ज है। लेकिन हमें पता है कि इसमें से एक चार्ज नहीं है, तो यहां पर हम अट्रैक्शन के केस से ये नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट दोनों चार्ज है या नहीं है। एक तो चार्ज होगा, ये तो नेचुरल सी बात है कि एक ऑब्जेक्ट तो चार्ज रहेगा, लेकिन जो दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो दोनों ही चार्ज है, इसके लिए हम अट्रैक्शन का मेथड नहीं लगा सकते। तो रिपल्सन इसमें श्योर टेस्ट है, क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट चार्ज है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी चार्ज है, उसी केस में दोनों ऑब्जेक्ट अगर चार्ज है, उसी केस में रिपल्सन होगी। Hence, repulsion is a sure test for presence of charge on the both object. The next topic is the SI unit of charge. The SI unit of charge is a coulomb. Symbol capital of C. स्टूडेंट्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप किसी साइंटिस्ट का नेम स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो उसकी जो सिंबल है या यूनिट हम कहते हैं वो कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कूलम्ब एंड आल्सो न्यूटन। न्यूटन कैपिटल एन में हम जो इसका सिंबल है वो लिखते हैं, तो यहाँ इसका जो नेम है वो स्मॉल लेटर के अंदर रहेगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है वो ये अराइज होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एंड आल्सो डिफाइन इट। डिफाइन करना है इसको हमें। तो 1 कूलम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हिच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 coulomb that quantity of charge when two equal charges force 9 × 10⁻⁹ and distance between them that is a 1 meter। अब ये डेफिनेशन, ये बात तो क्लियर है कि 2 इक्वल चार्जेस आपको ध्यान में है और डिस्टेंस 1 मीटर है, बट ये वैल्यू कहां से आई है? तो इस डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एक्सप्रेशन करता हूं, जिससे आपको ये डेफिनेशन अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन है। कंसीडर करते हैं 2 चार्जेस Q1 Q2, पोजीशन A एंड B, डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। Q1, as you know, Q1 is a single charge, Q2 is also a single charge, but Q1 mean it position 1, Q2 mean position 2। मतलब ये पोजीशन 1 पे रखा हुआ, ये पोजीशन 2 पे है, या ये नंबर 2 पे आता है, ये नंबर 1 पे आता है, और दोनों ही सिंगल चार्ज है। बोथ में भी पॉजिटिव, बोथ में भी नेगेटिव, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, बट कॉमन थिंग इज दैट देयर मैग्नीट्यूड इज a ± 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। दैट इज द सेम, पॉजिटिव मीन is a proton, negative it is electron, so positive negative collectively मैं लिख दिया है। 1.6 magnitude same। common thing is that it may be positive, may be negative, common thing is that they exert a force on each other। if they are positive or both are negative, the force of repulsion, one positive one negative, the force of attraction, but common thing is a force। so Coulomb says that when two charges interact each other
दे एक्सर्ट अ फोर्स। इंटरैक्ट मीन आमना सामना होना, मतलब दोनों अट्रैक्शन भी कर सकते हैं, रिपल्सन भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पे कि यहाँ जो चार्जर था वो उसका नेचर क्या है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर which is first directly proportional product of their magnitude, second one inversely proportional to square of distance between them। जो इन दोनों के बीच में फोर्स है वो डिपेंड करता है इन दो बातों पर। पहली बात उनके मैग्नीट्यूड पर, और सेकंड वन उनके डिस्टेंस पर। यहाँ तो चार्जेस है, चार्जेस को लेके तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैग्नेट्स का। सपोज कीजिए हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, सेम साइज है, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस लार्जर है, तो जो अट्रैक्शन रिपल्सन है मे और मे नोट भी, बट हम उनको इतना पास लेकर आते हैं कि यहाँ अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस होता है। यहाँ पर बहुत स्लाइटली महसूस होगा, यहाँ लेकर आएंगे और बढ़ जाएगा थोड़ा, यहाँ लेकर आएंगे और भी ज्यादा होगा। मीन जैसे जैसे डिस्टेंस उनके बीच में कम होती रहती है, जो फोर्स की वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इनवर्सली है डिस्टेंस के स्क्वायर की। सेकेंड वन, मैं डिस्टेंस फिक्स कर लेता हूं, मतलब जो डिस्टेंस जहां अट्रैक्शन रिपल्सन है यहाँ, अब मैं चाहता हूं डिस्टेंस फिक्स है, मैं डिस्टेंस को कम ना करूं, बट इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो वैल्यू बढ़ जाए। तो दूसरा तरीका मेरे पास है कि मैं इसके मास को बढ़ा दूं। दोनों मैग्नेट का मास बढ़ा दिया तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। मतलब अगर मैं एक चीज कांस्टेंट रखता हूं, दूसरी चीज से भी मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ा सकता हूं। अगर फर्स्ट को कांस्टेंट रख के सेकंड वैल्यू को कम या ज्यादा करके मैं फोर्स को बढ़ा सकता हूं, और दोनों को कम या ज्यादा करके मैं फोर्स को बढ़ा सकता हूं। फेवर में फैक्टर ये रहेंगे कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू बढ़ती रहे, डिस्टेंस कम होती रहे। अपोजिट में ये है मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम हो जाए और डिस्टेंस ज्यादा हो जाए। अब जैसे चार्ज है, इनका मैग्नीट्यूड बढ़ाना, मैं इनका मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ा सकता हूं? ये मेरे को पता है कि जो चार्ज है उसकी वैल्यू फिक्स है, यानी इस वैल्यू को ना तो मैं कम कर सकता ना इस वैल्यू को मैं ज्यादा कर सकता, लेकिन मैग्नीट्यूड, ओवरऑल मैग्नीट्यूड मेरे को बढ़ाना है, तो तरीका ये है कि मैं यहाँ अदर चार्जेस और ऐड कर दूं। मतलब यहाँ सिंगल सिंगल चार्ज है, मैं इस सिंगल के डबल या ट्रिपल चार्जेस दोनों साइड ले सकता हूं, तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं इस वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकता हूं। तो इसको इक्वेशंस की फॉर्म में मैं लिखता हूं, force is directly proportional to product of their magnitude, inversely proportional to square of distance between them. Adding equation first and second, F Q1 Q2 by R square, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को उठाता हूं तो यहाँ कांस्टेंट देता हूं मैं K, दैट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड जो K की वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, दैट इज अ एप्सिलॉन नोड। पाई इज आल्सो कांस्टेंट, 4 आल्सो कांस्टेंट, एप्सिलॉन इज आल्सो कांस्टेंट, नथिंग टू वरी। ये +2 में आएगा, अभी हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं है, बस हम उस डेफिनेशन को समझने के लिए इसको कर रहे हैं। K की जो वैल्यू इसको सोल्व करने के बाद आती है वो आती है 9 × 10⁹। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट अप कर देता हूँ, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 by R square। लेट कर लेता हूं मैं Q1 Q2 both are 1 coulomb and distance between them is a 1 meter। इस इक्वेशन में जब मैं इसको पुट करता हूं तो F = 9 × 10⁹ into 1 × 1/1 square, that the answer is a 9 × 10⁹ Newton। That is the value of force, 9 × 10⁹ conditionally when Q1 Q2 both are 1 coulomb and distance 1 meter। अब डेफिनेशन क्या थी? 1 coulomb is that quantity of charge when two charges of equal
placed at a distance of 1 meter exert a force of 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन। ये एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ उस डेफिनेशन को समझने के लिए है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। क्लियर टू ऑल? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ ये था कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज को डिफाइन करो और व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अ चार्ज। तो आज के लिए काफी है, तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे। थैंक यू।